हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हमने पेपर 2 दैट इज़ अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स जो हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है वो हमने अपलोड कर दिए थे। उनके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग सब हमने अपलोड किया था। आज हम पेपर 2 कॉस्टिंग पे डिस्कस करेंगे, जहां हमारे पास स्टडी नोट 4 दैट इज चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से ये कॉस्ट पे ही डिपेंड है, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें से ना कुछ पॉइंट, क्योंकि अभी देखो जो एग्ज़ाम आपका 5 दिसंबर होने वाला है उसमें तो नो डाउट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता दे रहे हैं, टिक करा दे रहे हैं। वो आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करके या कह लो कि एक बार रीड करके चले जाना। एंड आज के सेशन में हम लोग इसके सारे एमसीक्यूज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे एंड मैच द फॉलोइंग कवर करेंगे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जो कि रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग से। देखो यहाँ ये जो मीनिंग ऑफ कॉस्ट है, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये सब अच्छे से देख लेना, सबकी डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी देख लेना, क्योंकि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में कवर करता है। इसके अलावा जो डिफरेंस है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको भी कंसिडर ज़रूर करना। इसके अलावा देखो ये एक जो टेबल दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, CAS से रिलेटेड, ये ज़रूर अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में कवर करते हैं। इसके अलावा देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रेलेवेंट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी ज़रूर पढ़ करके जाना। सिंपली हम उनके लिए बता रहे हैं जिन्होंने अभी तक कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनको बता दें कि बाय नेचर और एलिमेंट ये जो बाइफरकेशन दिया है बस इतना भी पढ़ लोगे ना तो बहुत है। इसके विद इन जो डेफिनेशन अगर वो नहीं भी पढ़ पा रहे हो, नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ये देख लेना कि किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कितनी कॉस्ट होती है। एक ये लर्न कर लेना टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग कितने तरह की होती है, उसमें भी देखो तुम लोग को सारी की सारी हेडिंग्स दी हैं, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एंड एक और टॉपिक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, की कॉस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, वो टाइप्स था, ये मेथड्स हैं। अगर मेथड्स में देखो ना तो जो जनरली क्वेश्चन पूछता है जैसे जॉब कॉस्टिंग है तो ये जॉब वर्क के लिए है, बैच कॉस्टिंग है तो ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे है, बेसिकली किसके लिए, टेलीविजन, AC, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करेंगे तो स्पेशली शुगर के लिए है, केमिकल के लिए है और फार्मास्यूटिकल के लिए है। ऑपरेटिंग बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए होती है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए होती है, हॉस्पिटल्स के लिए होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा देखो ये बेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉस्टिंग मेथड, ये जो पूरा एक चार्ट दिया हुआ हमारे स्टडी मैट में, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में बस नाम याद कर लेना कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं कॉस्टिंग की। एंड ये देखो कॉस्ट पर यूनिट का, ये जो मेरे पास एक टेबल दिया है जहां इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है और उस इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट किस हिसाब से सेलेक्ट की जाती है वो मेंशन की है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा देखो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट एंड कॉस्ट शीट का पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी क्लास हम अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ से अगर आप चाहो तो आप अपना कॉस्ट शीट का टॉपिक पूरा कवर कर लेना, क्योंकि कॉस्ट शीट के बेसिस पे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल तो नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपको कॉस्ट शीट के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस चलो अब हम लोग अपना आज का MCQ सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल नो डाउट सबके पास है, इसलिए हमने इसकी कोई भी PDF प्रोवाइड नहीं की है। हमारा पहला MCQ है, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज नोन एज। अब देखो क्लासिफिकेशन, जो अभी हमने ऊपर बहुत सारा टॉपिक टिक करा है उसमें एक हमारे पास क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कॉस्ट की, तो उसमें एक सब हेडिंग थी फंक्शनल क्लासिफिकेशन।
एंड एज पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन ना बेटा कॉस्ट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन और दूसरा था कमर्शियल कॉस्ट। ये इसका पार्ट है, पहला था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन और दूसरा था कमर्शियल कॉस्ट, और ये दोनों किसका पार्ट है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट। अब देखो रेलेवेंट मतलब जिसको हम कंसिडर नहीं करते किसी भी डिसीजन में, तो बट ऑफ संक कॉस्ट, क्योंकि संक कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो कि हमने ऑलरेडी इनकर कर दिया है, और अब जो कॉस्ट आपने ऑलरेडी इनकर कर दी, क्या उसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो? नहीं, वो आपको डिसीजन मेकिंग में कहीं से भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो पैसा तो आपने ऑलरेडी लगा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, संक कॉस्ट। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन। आप देखो प्रोसेस कॉस्ट की बात करें ना बेटा, तो ये बेसिकली शुगर कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, केमिकल कंपनी के लिए होता है। तो अगर केमिकल कंपनी के लिए होता है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे कैसी कॉस्ट लगती है? नो डाउट इस पे लगती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और एयरलाइन कंपनी क्योंकि ये किसका पार्ट हो गई? ये पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कौन सी कॉस्टिंग लगती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्लियर? इस तरीके से देखो लर्न करोगे ना, ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम लोग को बाकी सारी चीज़ें भी लर्न होती जाएगी। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग is to maximize profit, no. Help in inventory valuation, no. Provide information to management for decision making, yes. Aid in the fixation of selling price, no. बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग करने का पर्पस यही होता है कि हम फ्यूचर में प्रॉपर डिसीजन ले सके, हम ये डिसीजन ले सके कि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना भी है या नहीं, और अगर बनाना है तो उसके कितने यूनिट्स बनाने हैं ये भी डिपेंड करता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग पे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, opportunity cost is the best example of sunk cost, standard cost, relevant cost, irrelevant cost. But obvious relevant cost, क्योंकि opportunity cost मतलब क्या होता है? next best alternative available, हमारे पास next best option जो available है, तो ये कैसा cost है? relevant cost. Next, cost are classified into fixed cost, variable cost and semi variable cost. It is known as functional classification, behavioral classification, element wise classification और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, बट ऑब्वियस बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। या कह सकते हैं जैसा हमारी बुक में लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारी जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे लर्न कर लेते हैं कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट एज वेल एज कमर्शियल, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी था। ये दोनों कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होता है कैसे? एज पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। क्लियर? अगर एलिमेंट वाइज बात करें बेटा, तो एलिमेंट वाइज मतलब सीधे सीधे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस की किसी भी कॉस्ट को इन तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर एलिमेंट वाइज। एंड लास्ट बता रहा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। तो नो डाउट ये तो सिंपल है कि हमारे पास दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है इसके बेसिस पे, एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी, क्योंकि बिहेवियरल क्लासिफिकेशन एक्टिविटी और वॉल्यूम वैसे तो अलग है, बट बिहेवियर ही की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। क्लियर है? नेक्स्ट, विच मेथड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री। आप देखो अगर प्रिंटिंग इंडस्ट्री पूछा है तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री कहाँ होती है? जॉब कॉस्टिंग में। और ये जो हमने टेबल ऊपर बोला है पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ लोगे ना तो ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। आप देखो अगर बोला है प्रोसेस कॉस्टिंग, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए हमने पहले भी बताया था कि जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे तुम्हारी प्रोसेस कॉस्टिंग चलती है। एज पर टेबल हम बता रहे हैं स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ पे भी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग चलती है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में प्रोसेस कॉस्टिंग चलती है, ये तो हमने ऊपर देखा था। इसके अलावा ना बेटा सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के केस में भी या सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के केस में भी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग के केस में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग। ये बेसिकली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुनते सुनते आपको लर्न हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। क्लियर?
उसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और भी कई इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल है, जैसे कॉलेजेस में हो गया या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज में हो गया। एंड बात करते हैं लास्ट बैच कॉस्टिंग की, तो बैच कॉस्टिंग चलता है रेडीमेड गारमेंट्स में, क्योंकि वहाँ उसके हिसाब से, बैच के हिसाब से ही चीज़ें बनती हैं। टॉय मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, इन सारे इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल है। एंड जॉब कॉस्टिंग के लिए हमने बता दिया कौन सी इंडस्ट्री चलती है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मतलब जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल। कम से कम कंट्रोल किस पे होता है बेटा, एडवर्टीजमेंट पे, क्योंकि बाकी सब पे देखो वेजेस कॉस्ट, बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट, इन सब पे तो मैनेजमेंट का कंट्रोल हो सकता है, बट एडवर्टीजमेंट तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी जैसी टाइम की रिक्वायरमेंट है, जैसी जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, आपको उतना उतना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना होता है, तो उस पे मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, या कह लो कंट्रोल भी होगा तो बहुत कम कंट्रोल होगा, दैट इज लीस्ट कंट्रोल। तो हमसे जो पूछा था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जहां पे मैनेजमेंट का बहुत लीस्ट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड। हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट किस पे फिक्स्ड होता है, पर यूनिट पे। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन बिहेवियरल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, अभी ऊपर हमने बताया था फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज बट ऑब्वियस फैक्ट्री कॉस्ट, और हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन में दिया है फैक्ट्री कॉस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। अब देखो कॉस्ट अकाउंट मतलब हम लोग कॉस्ट शीट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोग इनकम टैक्स नहीं इंक्लूड करते, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं इंक्लूड करते, कैश डिस्काउंट नहीं इंक्लूड करते, तो बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों आइटम हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, दैट इज व्हेन हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं तब तो इसको इंक्लूड करते हैं बेटा, बट जब कॉस्ट शीट का कैलकुलेशन करते हैं तब इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। कैरिज फ्रेट तो हम दोनों जगह यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड करते हैं, रॉयल्टी भी इंक्लूड करते हैं, बट क्या डिविडेंड पेड कॉस्ट अकाउंट में यूज करते हैं, नहीं। डिविडेंड पेड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में यूज करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट हम डिविडेंड पेड को नहीं इंक्लूड करते, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट्स आर ट्रीटेड एज, अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट किस पर्पज से होता है, सेल्स को इंक्रीज करने के पर्पज से, तो बट ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, सेलिंग ओवरहेड से, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच कॉस्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन applies to the manufacture of 20 engraved doors for the new club house at a golf course। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, बैच और सर्विस। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि हमें मैन्युफैक्चर करना ऑफ 20 एनग्रेव्ड डोर्स, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर बैच की ही तो बात कर रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे किस तरह का कॉस्ट सिस्टम हम अप्लाई करेंगे, बैच कॉस्ट सिस्टम, दैट इज सी। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट में बी करेक्टली टर्म्ड एज, अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट की बात करें तो प्राइम कॉस्ट मतलब जहाँ पे हम सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, या वो अदर एक्सपेंसेस हो, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विद ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडेड। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेते हैं। द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम्स विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट्स, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड in producing a finished unit, the sum of the large cost there in a product cost, but obviously क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पे हर वो कॉस्ट हमें इंक्लूड करनी है जो कि डायरेक्टली चार्ज हुई है, और हमने पहले बताया कि प्राइम कॉस्ट इंक्लूड करती है ऑल डायरेक्ट चार्जेस और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन of the cost of operating an undertaking is said to be budgetary control, cost analysis और none, but obvious B कह रहा है कि अगर हम किसी एग्जीक्यूटिव को, दैट इज किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं ताकि वो हमें गाइड करे या रेगुलेट करे किस चीज़ के लिए, ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन अंडरटेकिंग, मतलब एक अंडरटेकिंग को चलाने का जो खर्चा है
उसके लिए वो हमें गाइड करे या रेगुलेट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज बट ऑफिस चार्जेबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ बट ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड। ये सब जब आप कॉस्ट शीट की क्लास करोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखो, अगर प्राइम कॉस्ट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। और कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड आता है। तो चाहे तो डायरेक्ट लेबर ले लो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो। मेरे पास जो ऑप्शन दिया है बेटा, उसमें दिया है डायरेक्ट लेबर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, डायरेक्ट लेबर। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इनडायरेक्ट लेबर क्यों नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों नहीं, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का। ये भी हमने अब डिस्कस किया है कहाँ, कॉस्ट शीट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज बट ऑफिस कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट वाइज सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट, द वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगर वर्क कॉस्ट में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड करें, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो मेरी फिगर आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज बी। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ बट ऑफिस। अगर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन या एक्सपेंसेस की बात कर रहा है तो ये किसका पार्ट बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। और ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है बेटा, ये जनरल है। देखो ऊपर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, हमने बोला यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तभी आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने क्यों लिया, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात कर रहे हैं। ये सब हमने कॉस्ट शीट की क्लास में समझाया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार कॉस्ट शीट की क्लास कवर कर लेना, सो दैट ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन इज मतलब सिंपली कॉस्ट को रिड्यूस करना, लॉन्ग टर्म फिनोमिनन, इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड्स, इट इज कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी और ऑल ऑफ द अबव। बट ऑलवेज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब हम किसी की भी कॉस्ट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और एज वेल एज वहाँ हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज कैश कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, संक कॉस्ट और पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। बट ऑब्वियस नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट मतलब जिसको हम मानते हैं कि वो हमारी कॉस्ट है, बट क्या एक्चुअली में हम उसको कहीं पे भी कॉस्ट शीट में दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, हम बस ये मानते हैं कि ये कॉस्ट होगी। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बी, नोशनल कॉस्ट। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ, देखो कॉस्टिंग बेसिकली क्यों करते हैं, सो दैट हमें कॉस्ट पर यूनिट पता चल सके और उसके बेसिस पे हम अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, एसेर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस, आर्ट एंड डैश ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट। साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ बट ऑफिस मैनेजमेंट, क्योंकि कॉस्ट कटिंग किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, और मैनेजमेंट के लिए ही इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ से, कॉस्ट अकाउंटिंग से। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा फॉर डैश डिसीजन मेकिंग, बट ऑफिस मैनेजरियल, यही चीज़ थर्ड क्वेश्चन में भी बताया है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ डैश फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमी है जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग बनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेशन। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉपर होता तो क्या हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी होती, नहीं। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन अ रिफाइनरी इज, अब देखो रिफाइनरी के लिए हमने बताया था कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। हमने वो क्वेश्चन जब सॉल्व करवाया था MCQ का, तब हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी। नेक्स्ट, फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी डैश इज सूटेबल कॉस्ट यूनिट। अगर कॉस्ट यूनिट बात करें किसकी, ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो बेसिकली किसका होगा, पर टन किलोमीटर। और ये कहाँ लिखा हुआ है, उस टैबलो प्रेजेंटेशन में जो हमने टिक कराया है। नेक्स्ट, द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज बट ऑफिस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जैसे अगर मान लो हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप अपनी कहीं पे फैक्ट्री स्टार्ट करते हो रेंटेड, तो जो आप रेंट पे कर रहे हो क्या वो प्रोडक्शन से
रिलेटेड होगा? नहीं। अगर आप 0 यूनिट बना रहे हो तो भी आपको रेंट देना होगा, अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो भी आपको रेंट देना होगा। तो जो आपके प्रोडक्शन की वॉल्यूम से, मतलब आप 0 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ, वो कॉस्ट आपका फिक्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, द सेमी फिनिश्ड गुड्स इज ऑल्सो नोन एज बट ऑब्वियस वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो हम लोग बोलते ही हैं वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट फॉर द बिजनेस मे बी डैश फॉर अनदर बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस के लिए कोई कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे बिजनेस के लिए भी वो डायरेक्ट कॉस्ट ही हो, उनके लिए वो डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है बेटा और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट, ऑल कॉस्ट आर बट ऑब्वियस नॉट कंट्रोलेबल, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी दो तरह की कॉस्ट होती है, कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट, द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड ओवरहेड। क्योंकि देखो अब यहाँ पे इन सबको हम क्या कहते हैं बेटा? ओवरहेड कहते हैं ना, तो इन सबको हम एग्रीगेटली एक साथ बोलें तो क्या बोल सकते हैं? ओवरहेड। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ऑल्सो नोन एज बट ऑब्वियस वर्क ओवरहेड, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। चार्जेबल एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कॉस्ट। चार्जेबल मतलब क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम लोग लिखते हैं ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट कॉस्ट का। नेक्स्ट, डैश कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर एज सर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। मतलब कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसको कि हम एज सर्टेन करते हैं जब वो ऑलरेडी इनकर हो चुकी होगी? तो जो पास्ट में हो चुकी है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट, एनी एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट इज नोन एज, अगर प्राइम कॉस्ट से ज़्यादा अगर कोई कॉस्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड, क्योंकि यहाँ पे हम सारे कौन से खर्चे लेते हैं? डायरेक्ट, और फिर डायरेक्ट में हम ऐड करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड मतलब अभी ऊपर आपने देखा था कि इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। तो पहले जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो मेरे पास जो फिगर आती है वो किसकी आती है? प्राइम कॉस्ट की। फिर प्राइम कॉस्ट में ही हम सारे ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड हो, चाहे वो ऑफिस ओवरहेड हो, चाहे वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इन डैश द कॉस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इज एज सर्टेन। अब ग्रुप की बात क्या है तो बट ऑब्वियस किसकी बात करेंगे? बैच कॉस्टिंग की। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सेपरेट डैश ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग ब्रांच है किसका? अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉस्ट यूनिट इज नंबर, ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये हमने ऊपर टेबल में पढ़ा भी है। नेक्स्ट, डैश कॉस्ट आर पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। देखो अगर आउटपुट के रिलेशन में बात करें तो जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो पर यूनिट फिक्स होता है, जो फिक्स कॉस्ट होता है वो तो ओवरऑल फिक्स होता है। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से चलता है, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाता है। बट अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो कुछ लेवल तक वो फिक्स होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर फिक्स होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे बोला है पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल, तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद इंक्रीजिंग आउटपुट। अब देखो इसका एग्जाम्पल ले लो, अगर मान लो हमने 10 यूनिट बनाया और हमारा जो रेंट है फैक्ट्री का वो है 10,000। अब अगर 100 यूनिट बनाएंगे तो भी तो रेंट तो कितना रहेगा बेटा? 10,000 रहेगा। पर यूनिट निकालो, यहाँ से पर यूनिट आ रहा है 1000 रुपये पर यूनिट और यहाँ से पर यूनिट कितना आ रहा है? 100। तो नो डाउट जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगी। तो वही पूछा था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट, वेजेस ऑफ डिलीवरी वैन ड्राइवर इज अ, अगर हम लोग डिलीवरी वैन की बात करें तो डिलीवरी वैन क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग सेल्स ओवरहेड नहीं मानते हैं। ऐसा हम लोग एक्सपेंस कहाँ लेते हैं? सेलिंग एक्सपेंस में नहीं लेंगे, ये लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, क्योंकि रिलेटेड तो उसी से है ना बेटा। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग डील पार्टली विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पार्टली विद एस्टिमेट्स। मतलब कुछ तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंसिडर करते हैं और कुछ एस्टिमेट्स। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट डैश ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज एंड ऑपरेशन। बट ऑफिस किसके बारे में डिटेल देता है? कॉस्ट के बारे में। भाई कॉस्ट अकाउंटेंट को किसी इन्फॉर्मेशन से मतलब है, सिर्फ कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन से ही तो मतलब है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो ट्रू एंड फॉल्स दिया है, ये भी देख लेते हैं।
प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर कोल इंडस्ट्री, नो। अगर आप बात करो कोल इंडस्ट्री के लिए, तो कोल इंडस्ट्री के लिए कैसी कॉस्टिंग मेथड रेलेवेंट है? सिंगल यूनिट, ये सब उस टेबल में दिया है, अगर वो टेबल अच्छे से पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड सूटेबल होता है किसके लिए बेटा? कोल इंडस्ट्री के लिए। या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड सूटेबल होता है जनरली शुगर इंडस्ट्री के लिए, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं बट कोल इंडस्ट्री के लिए वो सूटेबल नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स फिक्स बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वैरी विथ वेरिएशन इन आउटपुट। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या लिखा है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? फिक्स नहीं, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होता है, बट क्या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होता है? नहीं। अभी आपने देखा कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये डिक्रीज करता जाएगा, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बट ऑब्वियस हम लोग क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल? ताकि हम लोग को प्रॉफिट लॉस पता चल पाए। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर ascertainment ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नो। ये कौन प्रोवाइड करता है बेटा? फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, बट ऑब्वियस क्योंकि ये मैनेजमेंट के हेल्प के लिए ही की जाती है ताकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर सके। नेक्स्ट, सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, नो। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गुड्स के लिए सर्विस कॉस्टिंग यूज नहीं होती, जनरली ये कहाँ यूज होती है? फॉर हॉस्पिटल्स एंड ऑल। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड, करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट इज कॉस्टिंग, ये भी सही है कि जिस कॉस्ट को जिस प्रोसेस से फाइंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज एन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, नो। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी कॉस्ट जो कि इन्वॉल्व करती है पेमेंट टू आउटसाइडर्स, कि किसी बाहर के इंसान को हमें पेमेंट करना होगा, मतलब वहाँ पे कैश एक्सपेंडिचर इंक्लूड करता है। जहाँ पे कैश एक्सपेंडिचर हो, मतलब जहाँ पे हमारे पास से कोई खर्चा हो, जहाँ से हमारे पास कैश आउटफ्लो हो, क्लियर। बट क्या डेप्रिसिएशन में कैश आउटफ्लो होता है? नहीं। डेप्रिसिएशन हम लोग मानते हैं कि हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घटी है, बट क्या हमें कहीं पे भी कैश का पेमेंट करना होता है? नहीं। वहाँ पे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है बेटा, बल्कि नोशनल या इम्प्यूटेड कॉस्ट है। क्योंकि नोशनल और इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक खर्चा है जो आप बुक में दिखा रहे हो। तो नॉन कैश आइटम जब आप बुक में दिखाते हो तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्लियर। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अब देखो, अगर बात करें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, जैसे इफ इन केस मान लो आप 10 यूनिट बेच रहे हो, आपने जो आउटपुट बनाया लेट्स से 10 यूनिट का है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 1000, मतलब पर यूनिट कितना हो गया बेटा? 100 हुआ ना। अब अगर मान लो आप 100 आउटपुट बनाओगे ना, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 10,000। क्यों? क्योंकि 10,000 डिवाइडेड बाय 100 अभी भी कितना होगा? 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो पर यूनिट ये कभी भी वैरी नहीं करता, फिर भले आप आउटपुट बढ़ाओ या घटाओ। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बट ऑब्वियस फॉल्स, क्योंकि दो तरह की कॉस्ट होती है, कंट्रोलेबल एज वेल एज अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, बट ऑब्वियस हम लोग कैश डिस्काउंट नहीं लेते, वो कहाँ लेते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, फाइनेंस एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, नो। अभी ऊपर बताया था कि जो इंटरेस्ट है वो हम लोग फाइनेंशियल बुक्स में तो लेते हैं, दैट इज ट्रेडिंग पीएल में, बट कॉस्ट शीट के कैलकुलेशन में नहीं लेते। नेक्स्ट, डिस्काउंट टू कस्टमर कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है बेटा, तो वो बेसिकली हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो सेल्स से रिलेटेड है, तो वो किस तरह की कॉस्ट होगी? रिलेटेड टू सेल्स कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखो, ये सारी चीज़ें ना कि कैश डिस्काउंट क्यों नहीं लेते, फाइनेंस एक्सपेंसेस क्यों नहीं लेते, सब हमने कॉस्ट शीट की क्लास में लास्ट में डिस्कस किया है। तो अगर आप कॉस्ट शीट की क्लास प्रॉपर देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ईजिली हो जाएंगे। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, नो इट इज नॉट अ पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट हो रही है बेटा, ये तो आउटपुट के साथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज पर टन, बट ऑब्वियस ट्रू। Scrap is a residue which comes out of a manufacturing process but has no recoverable value. अब जो स्क्रैप है
आपने देखा होगा ना, हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप लिखते हैं कहाँ, अगेन कॉस्ट शीट में। तो बट ऑब्वियस उसको बेचने पे पैसा मिलता है तभी तो लिखते हैं। तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि उसकी नो रिकवरेबल वैल्यू हो? नहीं, उसकी कुछ ना कुछ रिकवरेबल वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ बेसिक मेथड स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, बट ऑब्वियस बेसिक मेथड है। ट्रू। ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज ओवरहेड। ट्रू। अभी ऊपर देखा था डायरेक्ट वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, बट ऑब्वियस ट्रू। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये देखो ऊपर भी डिस्कस किया था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑलरेडी आपने पास्ट में कर दिया है, तो क्या ये डिसीजन लेने के लिए कहीं से भी रेलेवेंट होगा? नहीं, रेलेवेंट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन जॉब कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। हाँ, दोनों सेम प्रिंसिपल्स पे ही चलते हैं। ट्रू। कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि जितनी भी कॉस्टिंग है ना, उनकी प्रिंसिपल सेम ही है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। अगेन ट्रू, ये भी ऊपर पढ़ा है। अब नॉर्मल कॉस्ट इज कंट्रोलेबल। अगेन ट्रू, क्योंकि अगर नॉर्मल कॉस्ट होता ना बेटा, तो नॉर्मल कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो अब नॉर्मल कॉस्ट है, कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से वो कॉस्ट बढ़ती है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विथ राइज इन आउटपुट एंड इंक्रीजेस विथ फॉल इन आउटपुट। ट्रू। ये भी देखो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था एग्जाम्पल लेके। देखो ये सारे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का दिया है, मैच द फॉलोइंग। तो ये भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग मतलब जहाँ पे लोग फ़ोन करके अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस वाले फ़ोन करते हैं कि सर आप हमसे इंश्योरेंस करा लीजिए, या लोन देने के लिए कॉल करते हैं। तो वो बेसिकली किस पे होता है? कस्टमर कॉल्स मेड पे। पावर नो डाउट किलोवाट आवर पे। बीपीओ सर्विसेज बेसिकली कॉल सेंटर्स होते हैं बेटा। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, वो अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए कॉल सेंटर्स बनवाती हैं, और वहाँ पे हम लोग जो जनरली कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, वही बात हो रही है। तो बीपीओ सर्विसेज बेसिकली किस पे होती है? अकाउंट्स हैंडल, कि आप कितने लोगों को पूरे दिन में हैंडल कर रहे हो। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल सर्विस। तो नो डाउट ये चार्जेबल आवर्स होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई प्रोफेसर है या कोई लेक्चरार है, अगर वो 1 घंटे की क्लास ले रहा है, तो वो 1 घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा। तो बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा? चार्जेबल आवर्स। नेक्स्ट, अब ये देखो इसमें से तो बहुत सारी, ये तो इजी है ग्रुप 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल से ही रिलेटेड है, जो ऊपर टेबल दिया था, जिसमें से हमने कई डिस्कस भी किया है। जिसमें जैसे देखो अगर हम लोग बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो प्रोसेस कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? केमिकल वर्क से, दैट इज फार्मास्यूटिकल से। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये हमारा रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन से, तो ये हो जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा बैच कॉस्टिंग की, तो ये भी हमने बताया था बैच कॉस्टिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। एंड लास्ट हमारे पास बचा इंटीरियर डेकोरेशन, तो ये हो जाएगा जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो ये हमेशा फिक्स रहता है, यहाँ पे पर यूनिट नहीं पूछा है। तो आंसर क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट इन टोटल। रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट। रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना। टिम्बर यूज्ड इन फर्नीचर मेकिंग। अगर फर्नीचर मेकिंग में, फर्नीचर बनाने में टिम्बर यूज हो रहा है, तो वो हमें दिखेगा कि टिम्बर यूज हुआ है, तो वो किस तरह का मटेरियल हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब कि कितनी कॉस्ट एक्चुअल में लगनी चाहिए, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा? व्हाट कॉस्ट शुड बी, कि कितनी कॉस्ट एक्चुअली होनी चाहिए। क्लियर। एंड लास्ट, शिप बिल्डिंग। देखो जो जो पहले हमने पढ़ा है हम वो देख लेते हैं, कि अगर हम लोग बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, तो ये हम बताए थे कि बैच कॉस्टिंग में होगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये भी हम बताए थे कि सर्विस कॉस्टिंग में होगा। प्रिंटिंग प्रेस, ये जॉब कॉस्टिंग में होगा। तो अब क्या बचा? शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग मतलब बेसिकली किसी ना किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉस्टिंग के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और जो जो टॉपिक हमने बोला है ना बेटा, फॉर 5 दिसंबर जो आपका एग्जाम है CMA फाउंडेशन का, उसके लिए वो सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर लेना। और वो स्टूडेंट जो जून अटेम्प्ट वाले ये क्लास देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि हम बहुत जल्दी कॉस्टिंग की
पूरी की पूरी जो थ्योरी, जो कॉस्टिंग की पूरी थ्योरी है आपकी CMA फाउंडेशन की, उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप हमारे यूट्यूब से क्लास देख लेना। एंड कॉस्ट शीट की क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वो क्लास आप ज़रूर कर लेना कॉस्ट शीट की, सो दैट किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा रिलेटेड टू कॉस्ट शीट। क्लियर? अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा हम बता दें कि हमने अभी रिसेंटली अकाउंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 दिसंबर के लिए, जो दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैथ्स स्टार्ट्स के भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ, एथिक्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम अपलोड करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सो दैट अगर कोई भी क्लास अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।